Hello, myself Ashirwad, and now we will study about accomplishment of responsibility accounting. Right? Responsibility accounting and its accomplishments. So now we will start about it. Responsibility accounting and its accomplishment. What do you mean by this thing? Responsibility accounting. Responsibility accounting is an important component of management control system. We know that it is the main important control system of management accounting. Right? Management accounting. The more complex and decentralization the operation of an enterprise, the more the significance of responsibility accounting. It contributes the firm's management by providing relevant information on a continuous basis. सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? Provide relevant information, right? Okay. And then next is it contributes to the firm management by providing relevant information on a continuous basis. Besides being an information system, responsibility accounting when implemented accomplishes many other benefits given also. तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का हमें बारे में पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग which help us, right? By this thing we get help, right, to determine appropriate responsibility according to their performance, right? And with the help of this we can prepare appropriate report, right, that is useful for our organization. अब हम इनके मेन दो पॉइंट्स के बाद समझते हैं कि और भी ऐसे बहुत सारे मेन की फीचर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. चलिए, तो नाउ अकॉम्प्लिशेस मेनी अदर बेनिफिट्स. तो चलिए इसके देखते हैं. हम यहाँ पढ़ लेते हैं. यहाँ पर ये क्या होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, राइट. अदर बेनिफिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. कॉमन बेनिफिट्स तो हम लोगों ने काफी समझ चुके हैं, राइट. चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट नेसेसिटेट्स द नीड ऑफ क्लियरली डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल गोल्स, राइट. ठीक है. सबसे पहले चीज क्या हो जाती है कि विद द हेल्प ऑफ दिस ये क्या करता है, क्लियरली एंड यूजफुल गोल तो क्या करता है, असाइन करता है, राइट. ठीक है. सेकंड थिंग इज दैट इट कंपेल्स मैनेजमेंट टू सेट रियलिस्टिक प्लान्स एंड बजट्स. बेसिकली हम जितने भी प्लान्स प्रिपेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमें मैनेजमेंट में किस तरह से हेल्प करता है कि ये हमें हेल्प करता है उन चीज़ों के लिए, लाइक जो भी हमारे प्लान होते हैं, राइट. उसमें कंट्रोलिंग की नीड कब पड़ती है हमें, जब हम प्लान हमारे एक्चुअल प्लान वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं करता है, राइट. तो उसमें हमारे लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है. तो क्या करता है ये, सेट रियलिस्टिक प्लान्स एंड बजट्स. देखिए, बात आती है प्लान तो हमने पढ़ा. बजट क्या होता है एग्जैक्टली? बजट को एक फोरकास्टिंग होती है कंपनी की, जिसके बेसिस पे कंपनी अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान को क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. तो जो हमारा जो बजट होता है, राइट, उसमें आने वाले बैरियर्स, उसमें होने वाली सिचुएशन जो चेंजेस हो सकती है, राइट, उनमें आने वाली वो कॉस्ट जो कंट्रोलेबल हो सकती है, राइट, एंड सम अदर कॉस्ट, राइट, व्हिच विल बी अनकंट्रोलेबल. तो उसके लिए एक प्रॉपर बजट से हमारी चीजों को क्या करता है, ये बजट को सेट करता है, राइट, जिसके लिए अलग अलग सेंटर्स वाइज उसे क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है. तो इस चीज में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, काफी हेल्पफुल होता है. चलिए, ठीक है.
अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर सबसे मेन बात आ गई फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट, फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। डिसीजन मेकिंग के लिए हमें फोकस कराता है, राइट, क्योंकि देखिए हमारे डिसीजंस जो होते हैं वो सिचुएशनली हमें चेंज करना होते हैं, राइट। तो जो प्लान हमारे होते हैं फ्यूचरिस्टिक होते हैं और जो कंट्रोलिंग होती है वो आफ्टर डूइंग एनीथिंग, मतलब उसके बाद हम कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हर एक सिचुएशन वाइज हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करने के लिए, नॉट बेयर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकाउंटेबिलिटी के साथ परफॉर्म करने में हेल्प करता है, राइट। यानी फोरकास्टिंग फ्यूचरिस्टिक वर्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। चलिए फोर्थ हमारा आ जाता है क्लोजर कंट्रोल, राइट। It provides अब यहाँ क्लोजर कंट्रोल से क्या मतलब होता है, राइट। कंट्रोलिंग इज कंट्रोलिंग, बट व्हाट इज क्लोजर कंट्रोलिंग? तो एक्चुअली होता है कि हर एक डिपार्टमेंट की हम जब सेपरेशन करते हैं, राइट, क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाते हैं, तो वहाँ पर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कंट्रोलिंग हम सेपरेट करेंगे according to our futuristic plans and according to our goals, right? For this thing it will be helpful for us होगा, right? तो हमेशा होता भी है, right? It's very helpful, right, to determine controlling system or to determining controlling procedure, right? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं it measures the performance of individuals in objective manner, right? Measurement of performance। चलिए परफॉर्मेंस का मेजरमेंट तो कर पाते हैं हम लोग, बट in an objective मैनर, राइट, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव मैनर में व्हाट एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का देखिए सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, राइट। उसको मेजर करना, उसको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को डिटरमाइन करना, राइट, ठीक है, कि क्या होना चाहिए और क्या होगा उसको कंपेयर करना, इन सभी चीज़ों में हेल्पफुल होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये परफॉर्मेंस तो मेजर करता है, बट अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर इसे मेजर करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट। Decentralization of decision making, डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसकी कि ये मेन फैसिलिटेट करता है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? देखिए हमेशा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में एक हायरार्की फॉलो होती है, राइट। तो वर्क किस तरह से टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, इस तरह से क्या होती है प्रोसेस चलती है। पर ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं और मिलकर वर्क करते हैं, राइट। दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी प्रोवाइड करता है बिकॉज यहाँ पर हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं। तो एक ईच लेवल, राइट, ठीक है, हर एक लेवल पे जाकर क्या होता है हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल पे जाकर देखें तो अब जब वर्क होता है डिसेंट्रलाइजेशन तो हर एक डिपार्टमेंट सेम लेवल पर वर्क करता है, राइट। तो जिससे डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, काफी इजी हो जाती है, राइट, क्योंकि हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं हर एक लेवल पे। लास्ट इज it fosters a sense of cost consciousness among managers and their subordinates। तो मेन बात क्या आ जाती है, राइट, ये क्या करता है, fosters sense of
कॉस्ट कॉन्शियसनेस, राइट, कॉस्ट कॉन्शियसनेस के लिए भी हेल्प करता है, राइट, फॉर मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट्स आल्सो, यानी हर एक लेवल पे कॉस्ट कॉन्शियसनेस भी प्रिपेयर करता है ताकि हमें हमारे एक्चुअल प्लान्स को हमारे प्लान्स जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मैच करने में हेल्प करता है, राइट, क्लियर है। तो हमने क्या समझा मैं कि ये सबसे पहले क्या करता है, क्लियरली यूजफुल क्या करता है, हमें असाइन करता है हमारा ऑब्जेक्टिव। सेकंड ये होता है हमारे रियलिस्टिक प्लान्स और बजट्स को क्या करता है, ये सेट करता है, राइट, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है टाइम टू टाइम, ये क्लोजर कंट्रोल प्रोवाइड करता है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में एक सेपरेट रिस्पांसिबिलिटी होती है और उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्लोजर कंट्रोल। हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हेल्प करने में हेल्प करता है, बट स्पेशल थिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, आप जो ऑब्जेक्ट जिस बेसिस पे आप वर्क करना चाह रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड लास्ट फॉस्टर सेंस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस, राइट। चलिए तो हमारी मेन बात हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ accumulating and reporting both actual and budgeted cost and revenues by individual responsibilities। तो यहाँ इसका अकॉम्प्लिशमेंट का मेन रीजन ही क्या हो जाता है, रेवेन्यूज को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के, प्लान्स को लेकर के, बजट को लेकर के, ये क्या करता है, सारी की सारी चीजों को लेके क्या करता है, अकॉम्प्लिश्ड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज it requires creation of responsibility centers, identification of responsibility for each center। सबसे अच्छी बात होती है कि सारे के सारे जो वर्क होता है ये क्या होता है, performed by each centers। हर एक सेंटर के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, आपको हर एक सेंटर्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, बजट परफॉर्म करने में, प्लान परफॉर्म करने में, प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड रेवेन्यू के, इन सभी चीजों के लिए क्या करता है, हर एक सेंटर के अकॉर्डिंग क्या होता है, परफॉर्म होता है, राइट। चलिए तो मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका कि स्पेसिफिकेशन ऑफ कंट्रोलेबल, राइट, specification of controllable and non-controllable activities, establishment of an accounting system for accumulating information and reporting of performance। तो सबसे बड़ी चीज आ जाती है next is according to each centers ये क्या प्रोवाइड करता है, specification of controllable and अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, राइट। तो ये कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की स्पेसिफिकेशन क्या करता है, डिटरमाइन करता है और प्रेजेंट करता है। तो फाइनली हमें समझ में आता है कि एग्जैक्टली रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग किस किस लेवल पे हमारे लिए हेल्पफुल होती है और इसका ऑर्गेनाइजेशन में कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।